क्वेश्चन 17 है हमारे पास। ए म्यू इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड दैट इज 3/5 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट फुल स्टॉप। बाय वट फैक्टर डज इट्स एवरेज लाइफ टाइम चेंजेस इन मोशन एज कम्पेयर टू इट्स एवरेज लाइफ टाइम एट रेस्ट क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 5/4। देखिए इसे कैसे सॉल्व करना और हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, आइए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास बोला गया था कि म्यू इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड दैट इज 3/5 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो वी आ गया हमारे पास म्यू की वेलोसिटी और इक्वल टू 3/5 सी द स्पीड ऑफ लाइट। देखिए म्यू हैज़ अ फिक्स लाइफ टाइम, ओके, एंड आफ्टर सम टाइम इट डिसअपियर्स और डिके। म्यू का एक फिक्स लाइफ टाइम है। देखिए व्हेन समथिंग मूव्स वेरी फास्ट टाइम फॉर इट स्लो डाउन्स। अगर कोई चीज़ बिल्कुल ऐसे जल मूव कर रही है वेरी फास्ट, तो उसके लिए टाइम ऐसे स्लो डाउन हो जाता है। इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं जैसे पैसेंजर इन अ प्लेन। जैसे कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं एरोप्लेन में, ठीक है, वो फास्ट मूव करके जा रहे हैं एरोप्लेन, लेकिन पैसेंजर्स को लगता है इसकी टाइम स्लो डाउन है। अगर वो विंडो से नीचे देखेंगे, ठीक है, तो उनको ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे चला हुआ है टाइम। और जो हम ऑब्जर्वर हैं, हम उन्हें नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम ऑब्जर्व करें उनको दूर से, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो भी ऐसे टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। देखिए फॉर ऑब्जर्व, देखिए म्यू के लिए जो एवरीथिंग फील्स नॉर्मल, बट फॉर अस, हम ऑब्जर्वर ना, हमें ऐसा लगेगा कि वो ज़्यादा टाइम ले रहा है डीके के लिए। इसको हम एक और एग्जांपल समझ सकते हैं कि मान लीजिए म्यू ले रहा है 2 सेकेंड्स, ठीक है, 2 सेकेंड्स से 2 माइक्रो सेकेंड्स डीके करने के लिए, लेकिन हमें लग रहा है कि वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, अप्रोक्सीमेटली 3 माइक्रो सेकेंड्स। तो जो ये डिफरेंस है ना, हमने वो निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। हमें बोला गया है कि व्हाट फैक्टर डज इट एवरेज लाइफ टाइम चेंजेस इन मोशन एज कम्पेयर टू एवरेज लाइफ टाइम एट रेस्ट। तो इसमें हम टाइम डायलेशन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है टी इक्वल टू गामा टी नॉट, और जो इसकी वैल्यू है वो है हमारे पास ये 1 - v²/c²। v वेलोसिटी ऑफ म्यू एंड c स्पीड ऑफ लाइट। तो टी हमारे पास आ गया लाइफ टाइम व्हेन मूविंग, और टी नॉट आ गया लाइफ टाइम एट रेस्ट। और जो ये गामा फैक्टर है, फैक्टर बाय विच टाइम चेंजेस। तो हमने सिंपली इसमें v की वैल्यू पुट करनी जो हमें क्वेश्चन में गिवन दी गई थी। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले में 3/5c हमने पुट किया। जब हमने इसको सॉल्व किया, 3/5c का होल स्क्वायर आया हमारे पास 9/25 c² के साथ c² कट गया और बचा 9/25। और ये हम एलसीएम लेंगे तो 25 - 9/25, 25 - 9 आएगा 16, 16/25, और अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो 4/5, और जब ऊपर लेके जाएंगे तो 5/4। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18 है हमारे पास। अ पायोन एट रेस्ट डिकेस इनटू अ म्यू एंड न्यूट्रिनो फुल स्टॉप। फाइंड द एनर्जी ऑफ द आउटगोइंग म्यू इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ द पायोन एंड द मास ऑफ द म्यू। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। देखिए हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि जो पायोन है ना वो है रेस्ट पर, ठीक है, वो डिके कर रहा है म्यू और न्यूट्रिनो में। तो वो डिके, अगर ये रेस्ट पर है, ठीक है, वो डिके कर रहा है, तो ऐसे डिके के ऐसे ब्लास्ट हो रहा है एक तरफ से, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो म्यू इस साइड जाएगा और न्यूट्रिनो इस साइड, ठीक है, टू कीप द मोमेंटम कंजर्व, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम। तो ये हमारे पास आ गया पायोन, ये डिके कर रहा है म्यू एंड न्यूट्रिनो में, मतलब पाई डिके इनटू म्यू प्लस न्यूट्रिनो। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला गया एनर्जी के बारे में, ठीक है, तो हम एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ई जो हमारे पास आ गई एनर्जी ऑफ पायोन और इक्वल टू एनर्जी ऑफ म्यू प्लस एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। तो देखिए जो पायोन है ना, हमारे पास सबसे पहले बात कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, E² इक्वल टू P² C² प्लस M² C⁻⁴। तो जो हमारे पास पायोन है वो तो रेस्ट पर है ना, ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला है P = mv। जब ये रेस्ट पर है, ये मूव ही नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी आएगी 0। वेलोसिटी 0 तो हमारे पास मोमेंटम भी 0। तो यहाँ पे जो P की वैल्यू 4π वो आ जाएगी 0। इसलिए E π = m πc², ठीक है। P π जो है वो P π यानी मोमेंटम जो है पायोन का वो है 0, ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया इधर। नेक्स्ट है अगर ये इक्वल ऑपोजिट है, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम है, तो
जो मोमेंटम है म्यू का और जो मोमेंटम है न्यूट्रिनो का वो आएंगे इक्वल। तो इस फॉर्मूले को ई स्क्वायर म्यू के लिए एनर्जी का फॉर्मूला अब हम लगा रहे हैं म्यू के लिए। तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पी म्यू आना था वैसे, लेकिन ये हमने भी बोला ना इक्वल एंड ऑपोजिट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पी स्क्वायर लिखा है, सी स्क्वायर प्लस ये सेम इस फॉर्मूले में पुट किया। सेम हम न्यूट्रिनो के लिए लिख रहे हैं एनर्जी न्यूट्रिनो के लिए पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी सी रेस्ट पावर 4। हमने न्यूट्रिनो के मास को अप्रोक्सीमेटली 0 मान लिया, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 0 कम होता है उसका मास, तो अप्रोक्सीमेटली हमने 0 ले लिया उसको। तो ये टर्म्स कट गई, ये बचा हमारे पास पी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमारे पास इधर वैल्यू आ गई इसकी, फिर हमने इसका अंडर लगाया तो हमारे पास आ गया ई वी इक्वल टू पी सी, यानी एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो इक्वल टू पी सी। तो हम क्या करेंगे, हमने ये लिखा था ना, ठीक है, एनर्जी ऑफ पायोन इक्वल टू एनर्जी ऑफ म्यू प्लस एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, यानी इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया ई पाई इक्वल टू ई, इसको मैंने टोटल ई मान लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ई की वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे ई म्यू की और ई वी की। तो ई पाई की वैल्यू आई यहाँ से एम पाई सी स्क्वायर इक्वल टू, और इसकी इन दोनों की वैल्यू आई ये ई यू प्लस ई वी की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी पी सी। तो हमने इसको ई म्यू की टर्म्स में निकाल लिया, यू नहीं म्यू की टर्म्स में निकाल लिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 को हमने पुट किया इक्वेशन 1 में, इस वैल्यू को हमने इधर पुट किया, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर आएगा इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर म्यू सी रेस्ट पावर 4। इसका होल स्क्वायर आएगा, ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पुट किया, ए स्क्वायर हमारे पास ये है, इसका होल स्क्वायर कर लिया हमने, फिर इसका होल स्क्वायर कर लिया बी का, और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, ये ए और ये बी। तो जब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये है, ये भी सेम टर्म्स है इक्वल टू के, और ये भी सेम टर्म्स है, तो इक्वल टू के सामने ये सामने कट गई, ठीक है। या आप इसको प्लस में, इसको आप परली साइड ले जाओगे इक्वल टू के, तो ये माइनस में आ जाएगा, तब भी कट जाए, कैंसिल होगी। फिर हमारे पास इस टर्म को हम इस साइड लेके इक्वल टू के इस साइड, तो ये माइनस में आ गई, और ये टर्म्स इधर नेगेटिव में थी, तो ये इक्वल टू के परली साइड जाके प्लस होगी। हमने यहाँ से पी की वैल्यू निकाली, इसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे इधर, और ये हमारे पास पी की वैल्यू आ गई। इस पी की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया इक्वेशन 2 में। तो ई म्यू आ गया हमारे पास एम पाई, ये देखिए एम पाई सी स्क्वायर माइनस पी सी था, पी की वैल्यू हमने ये निकाली, ये पुट की, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें एनर्जी ऑफ म्यू की वैल्यू चाहिए मास ऑफ पाई में और मास म्यू में, इसकी वैल्यू पुट की। अब देखिए मैंने यहाँ से यहाँ ऊपर से मैंने सी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, ठीक है, और ये नीचे सी क्यूब था, तो सी स्क्वायर और ये सी यानी सी क्यूब बन गया, तो ये साथ में कट गए, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारे पास, ये बचा हमारे पास, फिर हमने इधर एलसीएम लिया इधर, ठीक है, इधर एलसीएम लेने के बाद ये आया, फिर ये टर्म्स और ये टर्म्स में कैंसिल होगी, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा, एम स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर यहाँ से सी स्क्वायर द्वारा कॉमन लिया, ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, और यह है ऑप्शन बी हमारे पास। क्वेश्चन 19 है हमारे पास, द 3 प्रिंसिपल मोमेंटम्स ऑफ इनर्शिया फॉर अ होमोजीनियस सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r, हाइट h, एंड मास mr। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आई एक्स आई वाई आई जेड ये हैं 3 प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आई एक्स और आई वाई इक्वल है फॉर होमोजीनियस सर्कुलर सिलेंडर, तो इनकी वैल्यू है ये, यहाँ से 1/4 म्यू कॉमन ली है, ठीक है, इससे, और आई जेड की वैल्यू है ये, तो ये मैच कर रहे थे ये, और ये मैच कर रहे थे ऑप्शन डी से। क्वेश्चन 20 है हमारे पास, अ प्लैनेट ओबेज केप्लर्स 3 लॉज एंड मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सेमी मेजर एक्सिस ए, द सेमी माइनर एक्सिस बी,
कॉमा एनर्जी E, कॉमा एंड एंगुलर मोमेंटम L, फुल स्टॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। देखिए कैसे। फॉर अ प्लेटिनरी मोशन E इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम्स इंटू स्मॉल एम अपॉन 2a। ठीक है, हमारे पास यहाँ E क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट इन ऑर्बिट, और G है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M है हमारे पास स्मॉल m मास ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, और कैपिटल M है हमारे पास मास ऑफ द सेंटर बॉडी। तो देखिए A है हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट, और B है हमारे पास जो है सेमी माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, हमें फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है, देखिए हमें इस क्वेश्चन में बोला गया कि हमें वो जो 4 ऑप्शन दिया हमें उसमें करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो हमें ए ऑप्शन दिया गया उसमें बोला गया है ए इज़, ये स्मॉल ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ई, तो ये ऑप्शन गलत है। देखिए डिपेंड या इंडिपेंडेंट तब करता है जब कोई चीज़ है जैसे वो या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी चीज़ के, या जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तब ये दो क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपस में डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल ई है और ये स्मॉल ए है, ये इन्वर्सली रिलेशन में इधर, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ए ऑप्शन में तो बोला है कि स्मॉल ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ई, तो ये तो गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, स्मॉल ए है वो ई पे डिपेंड कर रहा है। तो जो हमारे पास ऑप्शन बी है वो बोला गया कि स्मॉल ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एल, एल हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पर एल कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो जो स्मॉल ए है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एल है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आंसर की में ऑप्शन बी दिया गया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी जो है वो बोला गया है बी, स्मॉल बी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ई, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ये स्मॉल बी जो है हमारे पास उसका फॉर्मूला है ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, बी जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा है, आगे ए जो है वो ई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यानी बी भी ई पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में बोला गया कि वो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत है। बाकी ऑप्शन डी है, उसमें बोला कि जो स्मॉल बी है वो कैपिटल एल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास इंसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट की ये इक्वेशन हम इसे सॉल्व करके एल की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगा ये। ठीक है, जो ये है ये, ठीक है, ये है स्मॉल बी की वैल्यू, तो जो एल है वो बी पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन डी में बोला गया है कि बी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एल, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कि ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एल। ठीक है, वैसे तो हम बोल सकते हैं कि ए यहाँ से डिपेंड कर रहा है एल पर, लेकिन ऑप्शन में आंसर तो ये दिया गया बी। ठीक है, क्वेश्चन 21 है द लैग्रेंजियन एल ब्रैकेट क्यू कोमा क्यू डॉट is not an explicit function of time full stop, which one of the following quantities will always be conserved? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए h इक्वल टू समीशन जे पी जे क्यू डॉट जे माइनस एल, ये हमारे पास आएगा कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जो पी जे की वैल्यू है वो है करली एल अपॉन करली क्यू डॉट जे, तो हम इधर पी जे की जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, और ये आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए जो इसमें क्यू डॉट जे है वो है हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, लैग्रेंजियन का, और एच जो है हमारे पास वो है हमारे पास हैमिल्टोनियन। ठीक है, और पी जे है वो हमारे पास मोमेंटम का कोऑर्डिनेट है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना वो है क्लासिकल मैकेनिक्स का। ठीक है, आपके जो एमएससी का फर्स्ट सेमेस्टर है उसका क्वेश्चन है ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये। ठीक है, ये तो हमें इस क्वेश्चन में बोला गया था कि जो लैग्रेंजियन है वो इज़ नॉट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये दिया गया है। ठीक है, शुड नॉट इन्वॉल्व टाइम एक्सप्लिसिटली व्हेन एच डज नॉट कंटेन टी, तो यहाँ से लिया गया है ये। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।
और मेरे चैनल खुशबू क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख लें। थैंक यू।